हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखिए हेडलाइंस क्या है। लैब ग्रोन डायमंड्स पर केंद्रीय बजट में विशेष ध्यान, मिलेगा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा। कच्चे माल पर शुल्क को किया गया शून्य। घरेलू हिंसा कानून सुर्खियों में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला, कानून के तहत नहीं मिलेगा पुरुषों को संरक्षण। और श्री दंडियुत्पानी स्वामी मंदिर पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, मंडलाभिषेकम की अवधि नहीं होगी कम। हाईकोर्ट ने कहा मंदिर को विश्व का प्राकृतिक अजूबा। चलिए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQIAS हिंदी टीम पहली बार हिंदी माध्यम में लाइव फाउंडेशन कोर्स ले आ रही है। 14 फरवरी से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 13 महीनों का यह कोर्स बेहद उपयोगी होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित यानी हैंड रिटन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त होंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन शुल्क में अगर अधिक छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। एडमिशन शुरू हो चुका है। इस बुलेटिन की PDF को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF मिलती है। आइए अब खबर शुरू करें। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के लिए केंद्रीय बजट जारी किया। हमने पिछले एपिसोड में आपको बजट की मुख्य बातें बताई थीं। बजट के कंप्लीट विश्लेषण और परीक्षा से संबंधित तथ्यों के लिए आप स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर श्री अतुल जैन द्वारा बजट का एक्सपर्ट विश्लेषण भी देख सकते हैं। फिलहाल हम आज के एपिसोड में बात करेंगे प्रयोगशाला में विकसित हीरों की, जिस पर केंद्रीय बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस क्षेत्र में उच्च रोजगार क्षमता है। वित्त मंत्री ने भारत में इनके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की है। चलिए समझते हैं प्रयोगशाला में विकसित हीरे या लैब ग्रोन डायमंड्स क्या हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, LGD प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरों के विपरीत प्रयोगशालाओं में कृत्रिम तौर पर बनाए जाते हैं। इनको सिंथेटिक हीरा भी कहते हैं। LGD और प्राकृतिक दोनों हीरों के रासायनिक, भौतिक और ऑप्टिकल गुण समान होते हैं। प्राकृतिक हीरों की बात करें तो इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। इनके बनने की कुछ निश्चित दशाएं हैं। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी के भीतर दबे कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में आते हैं, जबकि LGD सामान्यतः 2 प्रक्रियाओं या 2 तरीकों से बनते हैं। पहली प्रक्रिया है उच्च दबाव उच्च तापमान विधि यानी HPHT विधि। दूसरी है रासायनिक वाष्प जमाव CVD विधि। दोनों ही विधियों में हीरे को बनाने की शुरुआत एक बीज से होती है। यह बीज और कुछ नहीं, एक दूसरे हीरे का टुकड़ा होता है। आसान भाषा में कह सकते हैं कि LGD बनाने की प्रक्रिया में कच्चा माल यह बीज ही होता है। HPHT विधि में इस बीज को शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस और अत्यधिक उच्च दाब पर रखा जाता है। वहीं CVD मेथड में इस बीज को एक कार्बन रिच गैस से भरे चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस दौरान यह गैस बीज से चिपक जाती है और धीरे धीरे हीरा बनना शुरू होता है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल हीरा या LGD को बनाने का श्रेय न्यूयॉर्क में स्थित जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट को दिया जाता है। इन्होंने इसको पहली बार 1954 में बनाया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या LGD प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरों से बेहतर होते हैं? दोनों हीरे देखने में और रासायनिक रूप से समान होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है प्रयोगशाला में डेवलप किए गए हीरे का पर्यावरण पदचिह्न प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे की तुलना में बहुत कम होता है। गौरतलब है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के खनन का सबसे प्रचलित तरीका ओपन पिट माइनिंग होता है। इस माइनिंग प्रक्रिया में प्रयोगशाला की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा की खपत होती है और संसाधनों का उपयोग होता है। चलिए अब समझते हैं 2023 के बजट में लैब में तैयार हीरों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि धीरे धीरे विश्व हीरा उद्योग LGD हीरों की दिशा में बढ़ रहा है।
और भारत को भी एलजीडी हीरो के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। इसीलिए केंद्रीय बजट में एलजीडी के निर्माण में उपयोग आने वाले बीजों पर सीमा शुल्क को कम करने का फैसला लिया गया है। अब यह शुल्क 5% से घटाकर 0 कर दिया गया। दूसरे प्रावधान के तहत एलजीडी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए आईआईटी में 5 साल का शोध अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही सिंथेटिक हीरे सहित कई उत्पादों की बेहतर पहचान में मदद के लिए नई टैरिफ लाइन भी बनाई जाएगी। इन सारे कदमों का उद्देश्य एलजीडी व्यापार को सुविधाजनक और लोकप्रिय बनाना है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 फिर से सुर्खियों में है। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज करवाया था। केस पति ने दर्ज करवाया था, इसलिए केस में पत्नी को आरोपी बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में चल रही थी। महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। महिला की तरफ से दलील दी गई कि घरेलू हिंसा कानून के तहत किसी महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इसी मामले में हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2A के तहत महिलाओं के लिए उपलब्ध सुरक्षा पति या परिवार के पुरुष सदस्य के लिए उपलब्ध नहीं है। दलील में कहा गया है कि धारा 2A के तहत पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा, जो अधिनियम के तहत एक महिला तक सीमित है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी परिवर्तित नहीं किया है। चलिए अब हम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को समझ लेते हैं। वर्ष 2005 में एक महिला को घर के भीतर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया था। इसके तहत महिलाओं की बात करें तो ये घर में माँ, बहन, पत्नी, बेटी, विधवा कोई भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इस कानून के तहत हिंसा को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इस कानून में शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा को शामिल किया गया है। इसके तहत घर में रहने वाली महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शरीर के अंग या मानसिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। घरेलू हिंसा कानून के तहत एक महिला ही शिकायत कर सकती है। अगर किसी कारणवश महिला शिकायत नहीं कर पाती है तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। इस कानून में पीड़ित को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2A में एक महिला को ही पीड़ित व्यक्ति माना गया है। यहाँ पीड़ित व्यक्ति का मतलब ऐसी महिला है जो घरेलू हिंसा की शिकार रही हो, जबकि आरोपी या अपराधी पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। इस कानून के तहत किसी भी बालिग पुरुष के खिलाफ शिकायत की जा सकती है जिसके साथ महिला के घरेलू संबंध हो। शिकायत के दायरे में पति, पिता, भाई या कोई अन्य रिश्तेदार हो सकता है। इस कानून के तहत एक पुरुष के पुरुष और महिला दोनों ही रिश्तेदार शामिल होते हैं। हाल ही में तमिलनाडु का श्री दंडयुथापानी स्वामी मंदिर सुर्खियों में आया है। दरअसल प्राचीन शास्त्र आगम के अनुसार यहां मंडलाभिषेकम कार्यक्रम 48 दिनों तक मनाया जाता है। पलानी मंदिर प्रशासन द्वारा 3 दिनों के लिए मंडलाभिषेकम अनुष्ठानों को कम करने का फैसला लिया गया था। मंदिर प्रशासन ने इसका कारण थाई पूसम उत्सव बताया था। मंदिर प्रशासन के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मंडलाभिषेकम और थाई पूसम उत्सव इस साल एक साथ आयोजित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि श्री दंडयुथपानी स्वामी मंदिर तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पलानी पहाड़ियों के ऊपर है। यहाँ भगवान मुरुगन की प्रतिमा विराजमान है। इस मूर्ति को 3000 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था। पलानी में भगवान मुरुगन की प्रतिमा का निर्माण भोगर मुनि ने किया था। यह प्राचीन तमिल संस्कृति के 18 महानतम सिद्धों में से एक है। समय के साथ यह स्थान जीर्ण शीर्ण हो गया। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच यह स्थान चेर साम्राज्य के राजा पेरूमल के नियंत्रण में था। इसी राजा पेरूमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिर में पुनः पूजा शुरू करवाई। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मंदिर क्षेत्र को विश्व का प्राकृतिक अजूबा कहा है। न्यायालय ने कहा कि हजारों भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए गए पवित्र दूध और पंचमीर्थम यानी 5 मीठी सामग्रियों का मिश्रण का सेवन करने के बाद से बीमारियों से ठीक होने का दावा किया था। दरअसल भोगर योगी ने 1448 दुर्लभ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर 9 जहरीले पदार्थ बनाए थे जो एक साथ मिलकर घातक बीमारियों को भी दूर करने वाली दवा बनाने का दावा करते हैं। इन्हीं 9 जहरीले पदार्थों का उपयोग करके इन्होंने मूर्ति का निर्माण किया था। इन पदार्थों को नवभाषण कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर दूध और पंचमीर्थम को मूर्ति पर डाला जाता है और कुछ समय बाद खाया जाता है तो यह सभी मानव रोगों का इलाज करेगा। अगली खबर में बात करते हैं अमेरिका की कोलोराडो नदी की। यह अमेरिका के करोड़ों लोगों को पानी की आपूर्ति करने वाली नदी है। गौरतलब है कि 20 से अधिक वर्षों के सूखे के बाद नदी द्वारा पोषित जलाशयों का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया है।
आपको बता दें कि 7 अमेरिकी राज्य कोलोराडो नदी पर निर्भर हैं। ये राज्य हैं एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, नेवादा, न्यू मैक्सिको, यूटा और व्योमिंग। अमेरिकी राज्य अब इसके पानी के बंटवारे के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। घटते जलस्तर के कारण इन राज्यों को अपनी पानी की खपत को कम करने के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन पर एक नई योजना को अपनाना था। इस योजना को पेश करने की अंतिम तिथि गुजर गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। अमेरिका की कोलोराडो नदी करीब 2330 किलोमीटर लंबी है और कोलोराडो यूटा, एरिजोना, नेवादा, कैलिफोर्निया और उत्तरी मैक्सिको से होकर बहती है। यह नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। नदी के जलस्तर के कम होने का कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, लैब ग्रोन डायमंड से संबंधित कौन सा कथन गलत है? लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने की HPHT विधि में सीड को यानी बीज को शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस और अत्यधिक उच्च दाब पर रखा जाता है। लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने की CVD मेथड में बीज को एक कार्बन रिच गैस से भरे चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। लैब ग्रोन डायमंड्स को बनाने का श्रेय न्यूयॉर्क में स्थित जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट को दिया जाता है, जिन्होंने इसको पहली बार 1954 में बनाया था। लैब ग्रोन डायमंड्स का पर्यावरण पदचिह्न प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सही कथन का चुनाव करना है कूट के जरिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। कल जो आपसे सवाल पूछे गए थे बुलेटिन में, उनके जवाब देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर पेंटोथेनिक? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया है। PVTG 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य में रहते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।